हम लोग शुरू करते हैं कि कल हम लोगों ने कुछ चर्चा जो अंतिम समय में जो हमारा जो विषय था इस पे हम लोग चर्चा कर रहे थे वो यह था कि भाषा, लैंग्वेज और रियलिटी, सत्य में क्या संबंध है, दोनों में क्या रिलेशन है, लैंग्वेज और रियलिटी में क्या रिलेशन। और जैसा कि हम लोगों ने पहले चर्चा की थी कि सेंटेंस जो वाक्य है, वाक्य इनकोडेड थॉट, हमारे विचारों को शब्द में आबद्ध कर देते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि वाक्य इनकोडेड थॉट है, सेंटेंस इज इनकोडेड थॉट। हम इसको यह देखें तो भाषा को हम जब एनालाइज करते हैं, जब लैंग्वेज को एनालाइज करते हैं, स्क्रीन दिख रहा है आपको? स्क्रीन सामने है आपके? है। जी। तो जब हम लैंग्वेज को एनालाइज करते हैं, भाषा को एनालाइज करते हैं, तो लैंग्वेज को एनालाइज करके हम थॉट के पास पहुंचते हैं, थॉट के पास पहुंचते हैं, विचार के पास पहुंचते हैं। और जब विचार को एनालाइज करते हैं, जब नॉलेज को एनालाइज करते हैं, तो हम कंटेंट के पास पहुंचते हैं, कंटेंट। और जब कंटेंट को एनालाइज करते हैं तो हम यूनिवर्स के पास पहुंचते हैं। क्योंकि भाषा क्या है? भाषा केवल हम अपने विचारों को भाषा में कोडिंग करके कहते हैं। लैंग्वेज कुछ नहीं है। लैंग्वेज क्या है? केवल इनकोडेड थॉट। और थॉट को जब हम देखते हैं तो विचार में क्या होता है? कंटेंट, थॉट ऑफ समथिंग, थॉट ऑफ व्हाट। तो जो व्हाट का आंसर होता है वो कंटेंट होता है। और हमारे ज्ञान का विषय वही बनता है, कंटेंट नॉलेज का वही होता है जो यूनिवर्स में। अल्टीमेटली जो ये लैंग्वेज है, इसका यूनिवर्स से रिलेशन। लैंग्वेज के थ्रू हम रियलिटी के पास पहुंच सकते हैं। एंड दिस इज आवर जर्नी। वास्तव में जो भाषा है, भाषा का मुख्य प्रयोजन यही है कि वह अपने ज्ञान को, नॉलेज को एक्सप्रेस कर पाए। नॉलेज को एक्सप्रेस कर पाए मतलब उसके नॉलेज में जो कंटेंट है उसको एक्सप्रेस कर पाए। और कंटेंट क्या है? यूनिवर्स। तो यह लैंग्वेज यूनिवर्स को कह पाता है, ऐसा न्याय दर्शन का मत है। एंड दिस इज आवर जर्नी। इसको मैं अगर ऐसे देखूं, इसको अगर उलट कर देखूं तो क्या होता है कि मेरे अंदर कोई ज्ञान इमर्ज होता है। आई एक्वायर नॉलेज। सामने कोई वस्तु है, सामने पेन है, और मैं पेन को देखा, मुझे पेन का ज्ञान हुआ। आई एक्वायर नॉलेज। और जब मैं नॉलेज को एक्वायर करता हूं, नॉलेज एक्विजिशन के बाद मैं क्या करता हूं? इस नॉलेज को मैं इनकोड करता हूं लैंग्वेज। इनकोड इन लैंग्वेज, इनकोड इन लैंग्वेज। और लैंग्वेज में जब मैं इनकोड करता हूं,
लैंग्वेज में इनकोड करने के बाद इसको मैं शेयर कर देता हूं, बोल देता हूं, वर्बलाइज कर देता हूं। अगर मैं बोल देता हूं, मैं स्पीकर हो जाता हूं। अगर मैं लिखता हूं तो राइटर हो जाता हूं। तो क्या होता है कि हमारा जो नॉलेज है, जो नॉलेज को हम जो एक्वायर करते हैं, उस नॉलेज को हम लैंग्वेज में इनकोड करते हैं और इसको हम फिर कहते हैं। तो देखिए, भाषा और जगत, लैंग्वेज और रियलिटी में क्या रिलेशन। तो इसीलिए इसको मैंने बताया था कि देखिए, जगत, वर्ल्ड, और इस वर्ल्ड को मैं संसार की अलग अलग वस्तुओं को, इस संसार को अलग अलग मीन्स से जान सकता हूं, अलग अलग साधन के द्वारा मैं जान सकता हूं। बहुत सारे पदार्थ ऐसे हैं जिनको मैं अपनी आंखों से, अपनी कान से, अपनी घ्राणेन्द्रिय से, रसनेन्द्रिय से जान सकता हूं। तो इंद्रिय विषय के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आती है और हमें ज्ञान हो जाता है। एक तो यह तरीका है, इसे डायरेक्ट नॉलेज बोलते हैं। और जो वस्तु मुझे डायरेक्ट नहीं दिखाई पड़ता है, कई बार इनडायरेक्टली अलग अलग सोर्स से मैं जानता हूं। इस वर्ल्ड को मैं अलग अलग सोर्स से मैं जान सकता हूं। और जब ये वर्ल्ड बाहर है, जब ये मेरे ज्ञान का विषय बन गया, तो यह जो वर्ल्ड बाहर है, ये क्या हो गया? अब कंटेंट हो गया। किसका कंटेंट? कंटेंट ऑफ माई नॉलेज, कंटेंट ऑफ माई नॉलेज। यह वर्ल्ड, और ये वर्ल्ड को मैं अलग अलग सोर्स से जान सकता हूं, अलग अलग मीन्स से जान सकता हूं। और जब मैं इसको जानता हूं, यह जो वर्ल्ड है, ये वर्ल्ड हमारे नॉलेज का कंटेंट बन जाता है, कंटेंट हो जाता है। और इसके बाद मैं क्या करता हूं कि इसको लैंग्वेज में, भाषा में, सेंटेंस में मैं कहता हूं। सेंटेंस में मैं कहता हूं इसको। जब सेंटेंस में इसको वर्बलाइज करता हूं, जब कहता हूं, तो सेंटेंस में कहने के बाद कोई स्पीकर इसे सुनता है। सॉरी, जब मैं इसको सेंटेंस में कहता हूं तो मैं स्पीकर बन जाता हूं और इसको सुनता है कोई लिसनर। ये लिसनर क्या करता है? सेंटेंस को सुनता है, और इस सेंटेंस को सुनने के बाद ये जो लैंग्वेज है, इसको डिकोड करता है। और डिकोड करने के बाद अगर यह इसी वर्ल्ड को, इसी कंटेंट को जानता है, तो ये संवाद कहलाता है। अब प्रश्न यह है यहाँ, ये मैंने बताया था आपको कि ये जो वर्ल्ड है, ये देखिए एक प्रोसेस हो रहा है। इस वर्ल्ड को मैं जान रहा हूं। इसको जानने के बाद मैं लैंग्वेज में कोडिंग कर रहा हूं। लैंग्वेज में कोडिंग करने के बाद इसको मैं वर्बलाइज करता हूं, और दूसरा कोई सुनता है, और सुनने के बाद वह क्या करता है? लैंग्वेज को डिकोड करता है और इस रियलिटी के पास पहुंचता है। यह दो बातें हो रही हैं। एक बात तो यह है कि ये जो रियलिटी है, ये जो वर्ल्ड है, इस वर्ल्ड को मैं लैंग्वेज के फॉर्म में लाता हूं। ये कहता है इनकोडिंग, ये है इनकोडिंग। और ये जो लिसनर है, ये सेंटेंस को सुनता है और इसको डिकोड करता है, ये कहलाता है डिकोडिंग। यहां देखिए दो प्रोसेस है। एक तो क्या है कि वर्ल्ड को मैं कन्वर्ट करता हूं सेंटेंस में, और दूसरा जो है वो क्या करता है? सेंटेंस के थ्रू पहुंचता है वर्ल्ड के पास। ये दो अलग अलग प्रक्रिया है। तो ये जो वर्ल्ड है, ये जगत है, यूनिवर्स है। और जब मैं इसको जानता हूं, तो ये जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड ऑफ माई एक्सपीरियंस, कंटेंट ऑफ माई नॉलेज, हमारे अनुभव का विषय है, ज्ञान का विषय है। लेकिन ये जो वर्ल्ड है, ये वर्ल्ड एक दूसरे से, ये वर्ल्ड की सत्ता, ये वर्ल्ड जो एग्जिस्ट करती है, वह एक दूसरे से एक रिलेशन में है। अब देखिए, ये टेबल इस कमरे में है, कमरे और टेबल के बीच में रिलेशन है। ये पेन टेबल पे है, टेबल और पेन में एक रिलेशन है। तो इस संसार की सभी वस्तुएं किसी न किसी संबंध से आपस में जुड़े हुए हैं। बिना संबंध के ये नहीं। अब ये जो कुछ रिलेशनशिप ऐसे हैं, कुछ रिलेशनशिप ऐसे हैं जो सेपरेबल है, और कुछ इनसेपरेबल है। जैसे देखिए, मेरे हाथ पे एक कलम है,
अब मैं संबंध की चर्चा डिटेल में करूंगा बाद में। अब यहां देखिए, यहां एक तो हाथ है, एक कलम है, लेकिन इन दोनों के बीच में कुछ और है। और कलम को मैं हटा दिया तो मैं कह सकता हूं कि हाथ पर कलम है। अगर मैं दोनों हाथ को ऐसे जोड़ता हूं, देखिए ये मेरा बायां हाथ है, लेफ्ट, ये दायां हाथ है, दो अलग अलग हाथ है, लेकिन जैसे इसको मैं जोड़ता हूं मैं कहता हूं हस्तौ संयुक्तौ। अब मैं जब कह रहा हूं हस्तौ संयुक्तौ, क्या अब मैं कह सकता हूं हस्तौ संयुक्तौ? क्या मैं कह सकता हूं हाथ जुड़ा हुआ है? दोनों हाथ तो है, लेकिन मैं कह सकता हूं दोनों जुड़ा हुआ है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये दोनों पास में नहीं। जैसे पास में आते हैं, इन दोनों, ये दायां हाथ बायां हाथ, और इन दोनों के बीच में रिलेशन है, उसे कहते हैं सेपरेबल रिलेशन। ये अलग अलग हो सकता है, हाथ अलग हो गया, संबंध समाप्त हो गया। लेकिन हमारे शर्ट का कलर, हमारे हमारे पेन का कलर, अब यहां भी दो एंटिटी है, कलर और ये पेन। कलर पेन में है, कलर एक अलग एंटिटी है, पेन एक अलग एंटिटी है। लेकिन पेन में जो कलर है, पेन और कलर के बीच का रिलेशन जो है, ये रिलेशन को हम अलग नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कलर बताऊं, कलर ये है और पेन ये है, ये अलग नहीं। जैसे मैं बताया था कि दायां हाथ ये है और बायां हाथ ये है और हस्तु संयुक्तो, ऐसा यहां नहीं होगा। कलर और पेन अलग अलग नहीं दिखाई दे सकता, इसीलिए कलर और पेन के बीच का रिलेशन जो है इनसेपरेबल है, और हस्तु संयुक्तों के बीच का रिलेशन जो है वो सेपरेबल है। तो इसकी बात डिटेल में भी करेंगे। तो कुछ रिलेशन सेपरेबल है, कुछ इनसेपरेबल है। जैसे मैं कहता हूं, कल ही मैंने बताया था आपको, जलम, पात्रे जलम। अब देखिए, अगर मान लीजिए मैं जलम को यहां रख दूं और पात्रम को यहां रख दूं, अब इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं, लेकिन जैसे ही जल ये पात्र में आ जाता है तो ये रिलेशन हो जाता है। लेकिन यह रिलेशन कैसा है? ये रिलेशन ब्रेकेबल है। मैं पात्र से जल को अलग कर सकता हूं और पात्र में जल को रख सकता हूं। जब 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 जल पात्र में आ जाएगा तो रिलेशन हो जाएगा, जब जल पात्र से हट जाएगा रिलेशन समाप्त हो जाएगा। तो यह जो रिलेशन है ये कहलाता है सेपरेबल रिलेशन, टेम्पररी रिलेशन, टेबल पर मोबाइल। लेकिन देखिए कि ये अलग अलग थ्रेड है, और ये थ्रेड जब आपस में जुड़ते हैं तो ये बनता है क्लॉथ, क्लॉथ थ्रेड। अब देखिए, ये क्लॉथ तब तक है जब तक ये थ्रेड आपस में जुड़ा हुआ, तो तंतु में ही पट रहेगा। पट और तंतु जब भी पट हमेशा तंतु में ही रहेगा। तो पट और तंतु के बीच जो संबंध है समवायी है। पट है और पट में कोई रूप है, ब्लू शर्ट मान लीजिए मैं कहूं, ब्लू क्लॉथ, नीला, ये रूप है। यह संभव नहीं है कि मैं नीला को अलग कर लूं और क्लॉथ को अलग कर लूं, ये संभव नहीं है। तो ये इन दोनों के बीच जो रिलेशन है वो रिलेशन इनसेपरेबल। तो मोटे तौर पे संबंध में डिटेल में चर्चा करूंगा इसका। मोटे तौर पे मैं ये कह रहा हूं कि इस संसार के सभी पदार्थ आपस में संबंध से जुड़े हुए हैं। कुछ संबंध नित्य है और कुछ अनित्य है। संबंध की जब बात आएगी तो मैं डिटेल में चर्चा करूंगा। लेकिन अब आपके मन में प्रश्न आएगा एक, कि आपने कहा कि यह विश्व है और यह विश्व हमारे ज्ञान का विषय बनता है। अब प्रश्न यह कि विश्व क्या है? मैं थोड़ा सा ग्लिम्स तर्क संग्रह का विषय है, लेकिन चूंकि हम पढ़ रहे हैं तो हमें स्पष्ट रहे, इसीलिए कुछ इस पे मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा, फिर हम लोग चलेंगे विषय पर। तो मैंने कहा कि न्याय दर्शन पदार्थ शब्द का प्रयोग करता है।
पदस्य अर्थ है कहता है, पदस्य अर्थ, पद का अर्थ। जो भी हम टर्म, जो भी शब्द यूज करते हैं, जो भी भाषा का प्रयोग करते हैं, शब्द का प्रयोग करते हैं, वह किसी न किसी अर्थ को द्योतित करता है, बताता है। अब यह जो पदार्थ है, ये पदार्थ दो प्रकार के, भाव अभाव, भाव और अभाव। भाव का मतलब, भाव का अर्थ है पॉजिटिव एंटिटी। जैसे मान लीजिए यह पेन, ये पेन हमारे हाथ में, ये पेन हमारे हाथ में, इसका मतलब क्या है कि पेन यहां है, लेकिन यहां तो पेन नहीं है, यहां पेन नहीं है, अर्थात यहां के अलावा पेन कहीं भी नहीं है। तो यहां पेन है, लेकिन यहां पेन का अभाव है। दिस इज अ पेन एंड देयर इज एब्सेंस ऑफ पेन। ये दोनों फैक्ट है और दोनों रियल है, बोथ आर रियल। भाव भी रियल है और अभाव भी रियल। मैं यहां हूं, यहां हमारी सत्ता है, लेकिन यहां के अलावा पूरे दुनिया में मैं नहीं, वो अभाव है। तो जैसा मेरा होना यहां रियल है, मेरा भाव रियल है, ऐसे यहां मेरा अभाव भी रियल है। और ये जो भाव पदार्थ है, ये भाव पदार्थ 6 प्रकार के, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। समवाय। लेकिन एक बात जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, हम इसको पेन क्यों कहते हैं? हम इसे पेन कहते हैं। क्यों पेन कहते हैं भाई? हम इसको पेन कहते हैं पेननेस की वजह से। पेननेस के कारण ये पेन है। और पेननेस क्या है? पेननेस एक क्लास है, सामान्य है, सामान्य जाति है, जो इस तरह की सभी वस्तुओं को एक क्लास के अंतर्गत लाती। नेटवर्क है क्या? सुन पा रहे हैं आप लोग? यस सर। हेलो, क्या हो गया? बंद क्यों हो गए? जी शायद म्यूट पे चले गए। लेकिन ये जो भी कुछ कर रहे हैं, इसका व्यवहारिक रूप क्या है? ये पहले तो है कि हमारे दर्शनों में नव्य न्याय का कोई स्थान है ही नहीं। ये जो 300-400 साल पहले न्याय और वैशेषिक का थोड़ा सा अंश मिला करके ये नया क्रिएट किया गया हमारे पुराने शास्त्रों को हमसे दूर करने के लिए। ये जो बोल रहे हैं अभी भाव और अभाव, ये तीनों जो ये पदार्थ शब्द न्याय में नहीं है, ये वैशेषिक में है। छठ पदार्थ जो है उसमें अभाव नहीं है वैशेषिक में, जबकि नव्य न्याय में इसको जोड़ा गया, सप्त पदार्थी बनाया गया।
ये गलत है। नव्य न्याय किसी को पढ़ना नहीं चाहिए। जिसको जानना है उसका व्यवहारिक पक्ष है, वैशेषिक पढ़िए। वैशेषिक में ही आपको सारा का सारा आधुनिक विज्ञान जो है वो मिल जाएगा। आधुनिक विज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं है जो वैशेषिक और सांख्य में नहीं है। नव्य न्याय बेकार है, हमको भुलाने का मतलब अपने शास्त्रों से दूर करने का एक चक्रांत है। मेरा जिसको मैं चैलेंज करता हूँ, नव्य न्याय में कौन सा अच्छी चीज है दिखा दे, और वैशेषिक में क्या नहीं है और विज्ञान, ये मुझे बता दें। ये सब बेकार के बंद करिए। ये सब नव्य न्याय कोई हमारा शास्त्र नहीं है। ये शास्त्र से दूर करने का चक्रांत है, बंद करिए इसको। हम लोग कहाँ तक थे, कहाँ तक मैंने सर आप 6 आपने वो जो- पदार्थों के बारे में बता रहे थे। अच्छा आपने जब वो सवाल पूछा है कि क्या मैं मतलब आप सब मुझे सुन सकते हैं, उसी समय आप जो है फिर या तो आपने अपने आप को म्यूट कर लिया या आप लॉग आउट हो गए। ठीक। तो जो मैं बात कर रहा था कि जो पेननेस है, इसी की वजह से हम इसको पेन कहते हैं। इसके लिए एक शब्द प्रयोग किया, शब्द प्रवृत्ति निमित्त। ये पेननेस जो है वह पेन शब्द के प्रयोग का निमित्त है, कारण है। पेन शब्द का जो एप्लीकेशन है, इस टर्म का जो अप्लाई करते हैं हम, इस टर्म का एप्लीकेशन जो है वो इसकी वजह से है। और यह पेननेस केवल एक पेन में नहीं है, दुनिया के सभी पेन में यह पाया जाता है। इसीलिए इसको हमने कहा धर्म और इसे कहा धर्मी। लेकिन मैं आऊंगा इस पे, लेकिन ये पेननेस जो जाती है सामान्य है, सामान्य। लेकिन आकाश में भी आकाशत्व है, आकाश में भी आकाशत्व है। यह आकाशत्व आकाश शब्द के प्रवृत्ति का, आकाश टर्म के एप्लीकेशन का कारण तो है, लेकिन यह आकाशत्व जाति नहीं है। क्यों? क्योंकि जाति के लिए मैंने कहा था कि नित्य हो, एक हो और अनेकों में रहे। जैसे पेननेस नित्य है, एक है और अनेकों पेन में रहता। गोल्डन पेन हो, सिल्वर पेन हो, किसी तरह के पेन में पेननेस होता। लेकिन आकाशत्व तो बहुतों में हो नहीं सकता, क्योंकि आकाश की संख्या एक है। इसीलिए ये धर्म जाति नहीं बल्कि उपाधि, उपाधि। ऐसे विशेषत्व जो है वह भी उपाधि। इसी प्रकार से मैं इसकी बात करने से पहले एक बात अभी चर्चा करूंगा कि कैसे भाषा कई बार दोषपूर्ण, कैसे भाषा कई बार जो है स्पष्ट, कैसे नव्य भाषा कृत्रिम भाषा है और सामान्य संस्कृत भाषा से ज्यादा स्पष्ट है।
जैसे आप कहते हैं घटः अस्ति, आप सब जानते हैं क्योंकि तर्क संग्रह पढ़ के आप लोग आए हैं, घटः अस्ति। अब एक मान लीजिए कि न्याय वालों ने कहा घटः अस्ति। अब ये घटः अस्ति, ये सेंटेंस जो है ये किस किस रियलिटी को बता सकता है? घटः अस्ति, घट भूतल, और चूंकि यह भी द्रव्य है यह भी द्रव्य है, तो घट क्या हो गया? धर्म, और ये क्या हो गया? धर्मी। और इन दोनों के बीच संबंध कौन सा है? संयोग। इसको मैं एक नाम और दे सकता हूं, भूतल और घट। ये क्या है? आधेय, और ये क्या है? आधार। अब आपसे पूछूं मैं कि आधेय क्यों है ये आधेय क्यों है? क्योंकि इसमें क्या है? आधेयता। इसमें क्या है? आधेयता। और भूतल आधार क्यों है? क्योंकि इसमें है आधारता। आधारता, भूतल में है आधारता और घट में है आधेयता। अगर ऐसे देखिए, इसी प्रकार से हम देखें, ये एक फैक्ट है, ये एक फैक्ट है। कंडीशन 1। लेकिन घट जब बनाते हैं हम, तो घट को बनाते वक्त क्या होता है कि कुंभकार दो अलग अलग हिस्से को बनाता है और दोनों को जोड़ देता है। तो दोनों अलग अलग हिस्से को क्या बोलते हैं? कपाल। तो ये जो घट है ये कपाल में भी रह सकता है, कपाल में भी रह सकता है। अब यहां भी ये घट, कपाल हो गया आधार और घट हो गया आधेय। ये आधेय क्यों है? आधेयता की वजह से। और ये आधार क्यों है? आधारता के कारण। अब ये है कंडीशन 2। ये कंडीशन 2 देखिए। अब आप देखिए कि हमने कहा घटः अस्ति। अब ये घटः अस्ति एक जगह तो घट भूतल पर है, इस सत्य को दिखा रहा है, इस फैक्ट को दिखा रहा है, और एक जगह घट कपाल में है, इस अर्थ को दिखा रहा है। अब किस अर्थ को स्वीकार करें हम? ये भाषा का दोष हो गया ना, कि एक सेंटेंस, एक वाक्य दो अलग अलग फैक्ट को बता रहा है। ये संभव कैसे होगा भाई? लैंग्वेज अगर रियलिटी को एक्सप्रेस करती है तो एक भाषा का जो एक वाक्य है एक सत्य को बताएगा, लेकिन यह घटः अस्ति दो सत्य को बता रहा है। ये न्याय के सामने चैलेंज था। नब्बे न्याय ने इसको दूर किया, इस एम्बिग्यूटी को दूर किया। कहा देखिए घट भूतल पर है, घट में आधेयता है, लेकिन ये घट में जो आधेयता है किस संबंध से है? संयोग संबंध से। और यहां जो घट में आधेयता है ये किस संबंध से है? समवाय संबंध से। तो ये जो है समवाय संबंध से आधेयता है और ये संयोग संबंध से आधेयता है। भूतल में जो आधारता है, भूतलनिष्ठ आधारता जो है वो संयोग संबंध से है, और कपालनिष्ठ आधारता जो है वो समवाय संबंध से है। अब देखिए घटः अस्ति, इस समस्या का समाधान हो गया। तो इसीलिए नब्बे न्याय धर्म, धर्मी और संबंध इन तीनों को बहुत ध्यान में रखता है, और वो कहता है इस दुनिया के सारे पदार्थ एक दूसरे से रिलेशनशिप में हैं, और रिलेशन के बारे में चर्चा करना इसलिए बहुत जरूरी। अब जो मैंने कहा कि
अभाव पदार्थ के बारे में चर्चा हमने की, ऐसे ही अभाव पदार्थ को लेकर भी है। भाई सेंटेंस तो या तो पॉजिटिव होंगे, अफर्मेटिव होंगे या निगेटिव होंगे। अगर मैं कहूं घटः नास्ति, घटः नास्ति, मैं ये कहूं, इस फैक्ट को जरा देखिए। अभी मैं बता रहा हूं आपको कि नब्बे भाषा कैसे एनालाइज करता है, धीरे धीरे चल रहे उधर। घटः नास्ति जब मैं ये कहता हूं, केवल जब मैं इतना कहता हूं घटः नास्ति, अब यहां देखिए पहला कंडीशन क्या हो सकता है कि कुंभकार अपने सामने सारे मिट्टी, चाक, दंड सब ले आया। अब घट बनाने की प्रक्रिया में, लेकिन अभी घट बना नहीं है। घट बनने की प्रक्रिया में, तो जब तक घट उत्पन्न नहीं होता, जब तक कार्य उत्पन्न नहीं होता, जब तक कार्य उत्पन्न नहीं होता, तब तक क्या घट का क्या है? अभाव है। तब तक घट का अभाव है। तब तक अभाव कैसा है? अभाव विद्यमान है। अभाव विद्यमान। अब दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि घट बनाया और कोई आया और उसको हथौड़े से तोड़ दिया, हैमर से तोड़ दिया, घट उत्पन्न तो हो गया, घट उत्पन्न तो हो गया, लेकिन उसको किसी ने तोड़ दिया, ध्वंस कर दी। अभी यहां क्या है? घट उत्पन्न नहीं हुआ है, फिर भी हम बोल सकते हैं घटः नास्ति। या घट उत्पन्न होके किसी ने तोड़ दिया, इसे भी हम बोल सकते हैं घटः नास्ति। तीसरा देखिए, मान लीजिए घट यहां है, घड़ा यहां है, और यहां के अलावा और कहीं नहीं है। टेबल पे घड़ा है और कहीं नहीं है, क्योंकि वह किसी खास स्थान को घेरता है। तो यहां भी हम कह सकते हैं कि घटः नास्ति, किसी खास स्थान के अलावा नहीं है, तो यहां भी हो सकता है घटः नास्ति। और चौथा कंडीशन जो है, घट जो है पट नहीं है, घटः पटः ना। घटः 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 पटः नास्ति, ये चारों कंडीशन हो सकते हैं। अगर मैं ये कहूं कि घटः नास्ति, अब मैं किस अर्थ को लूं? पहले अर्थ को लूं, दूसरे अर्थ को लूं, तीसरे अर्थ को लूं, चौथे अर्थ को लूं? तो इसको स्पष्ट करने के लिए भी नव्य न्याय तरकीब लाता है, संबंध का सहारा लेता है। और इसीलिए नव्य न्याय अभाव को दो भागों में बांटता है, संसर्गाभाव अन्योन्य। पहला जो कंडीशन था हमारा, संसर्गाभाव 3 है, प्रागभाव, वंशाभाव, अत्यंता। जो पहला कंडीशन था हमारा, कुंभकार सारे मटेरियल को जुटा लिया है, उसके पास सारी सामग्री है, लेकिन अभी घट उत्पन्न नहीं हुआ है, तो वहां घट का अभाव है। अभी घट उत्पन्न होने वाला है, तो ऐसे अभाव को प्राग अभाव बोलते हैं, कार्य से पहले जो अभाव है। दूसरा, घट उत्पन्न हो गया कि नाश हो गया उसका, तो नाश के बाद जो भाव है वो ध्वंसाभाव, अत्यंताभाव। यहां घट नहीं है, वहां अभाव जो है अत्यंताभाव है, और घट पट नहीं है, यह अन्योन्य भाव है।
ये अभाव के संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा हमने देखा कि द्रव्य, मैंने बताया आपको, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक, आत्मा और मनस, ये 9 द्रव्य। लेकिन ये जो आत्मा और मन है ये आंतर विश्व है, और पृथ्वी से लेकर के जो दिक तक है ये वाही जगत है। ये आंतर जगत है और ये वाही जगत है। और आत्मा के संदर्भ में प्रत्येक जो जीव है सबकी आत्मा भिन्न भिन्न है। ये आत्मा 2 प्रकार की है। ये आत्मा 2 प्रकार की, जीवात्मा, परमात्मा। परमात्मा को ईश्वर कहते हैं हमारे, परमात्मा को ईश्वर कहते हैं। ईश्वर का ज्ञान नित्य होता है, ये विभू होता है। लेकिन जीवात्मा विभू है, लेकिन ये प्रत्येक शरीर भिन्न भिन्न है। जितना शरीर उतना जीवात्मा, जितना शरीर उतना मन। लेकिन मन जो है, आत्मा का जो साइज है, आत्मा का जो परिमाण है, परिमाण 3 तरह के हैं, परमाणु, विभू और कार्य रूप। 3 तरह के परिमाण है, मिनिमम पॉसिबल साइज, मैक्सिमम पॉसिबल साइज। मन जो है परमाणु आकार का। जैसे मन, हमने देखा क्या होता है, आत्मा जुड़ता है मन से, और मन इंद्रिय से, और इंद्रिय अर्थ से जुड़ती है और हमें ज्ञान होता है। ये मन ही क्या करता है, कई बार हम सामने टीवी में क्रिकेट मैच देख रहे होते हैं, कुछ खा भी रहे होते हैं, कमेंट्री भी सुन रहे होते हैं, तो हमें लगता है कि हम एक साथ चारों काम कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, स्वाद भी ले रहे हैं, सुन भी रहे हैं, 5 चारों ज्ञान इंद्रियां काम कर रहे हैं एक साथ। लेकिन न्याय दर्शन ये कहता है कि ऐसा नहीं है। एक क्षण आप एक ही काम कर सकते हैं, 1 मोमेंट में एक काम कर सकते हैं। लेकिन ये मन क्या करता है, जुड़ता है रसनेंद्रिय से, रसना का ज्ञान होता है, जुड़ता है कर्णेंद्रिय से, आवाज का ज्ञान होता है, सुनता है चक्षुरेंद्रिय से, देखते हैं। ये बहुत जल्दी, क्योंकि परमाणु आकार का है, बहुत तेज गति होता है, तीव्र गति होता है, इसलिए बहुत जल्दी स्विच ऑन करता है। और आपको लगता है, इतनी तीव्र गति से करता है कि आपको लगता है कि मैं चारों काम एक साथ कर रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं। परमाणु आकार। ऐसे ही जो एक जीवात्मा है, जीवात्मा चूंकि आत्मा ज्ञान का आधार होता है, जीवात्मा जो है ये अनित्य ज्ञान का आधार है। अनित्य ज्ञान का जो लोकस है, अनित्य ज्ञान का लोकस जीवात्मा है, और नित्य ज्ञान का लोकस जो है ईश्वर है, परमात्मा है, परमात्मा है। क्यों? क्योंकि हमें ज्ञान होता है, ज्ञान नष्ट होता है, ज्ञान होता है, ज्ञान नष्ट होता है। तो नॉलेज, जीवात्मा नॉलेज को एक्वायर करता है, और वो उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, लेकिन ईश्वर का ज्ञान नित्य होता है। इस तरह से हम एक सामान्य जो आवश्यकता है, विश्व के न्याय दर्शन का वर्ल्ड है, उसका क्या एक सामान्य ग्लिम्स आपको मैंने बताया कि कैसे आप पूरे जगत के बारे में एक सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर मोटे तौर पे हम देखें तो न्याय दर्शन के अनुसार 2 तरह का जगत है।
आंतर और बाह्य, इंटरनल और एक्सटर्नल, ज्ञान, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, ये सब इंटरनल है। और बाह्य, रूप, रस, गंध, हम देखते हैं कलर, रूप, रस, गंध, स्पर्श, सब बाह्य है। तो न्याय दर्शन न केवल बाह्य विश्व का बल्कि बाह्य के साथ साथ आंतर विश्व की भी चर्चा करता है। इसके न्याय दर्शन के पूरे मेटाफिजिक्स को हम आंतर और बाह्य इस संदर्भ में भी देख सकते हैं। न्याय दर्शन के विश्व को हम भाव और अभाव, भाव और अभाव, क्योंकि भाव भी पदार्थ है और जितना भाव, जितना एक कलम का होना सत्य है, उतना ही कलम का अभाव भी एक सत्य है। तो भाव और अभाव दोनों ही सत्य है और दोनों के तरीके से हम पूरे विश्व को देख सकते हैं। उसके बाद कि ये जगत जो है, ये जगत भेद संबंध से रहता है, भेद संबंध से रहता है और या अभेद संबंध से रहता है। अब इस मोबाइल और मोबाइल का रंग, से एप्पल, सेब और सेब का रंग, देखिए रंग एक अलग है और सेब अलग है। सेब द्रव्य है और रंग जो है, रूप जो उसका है, वो क्या है? गुण है। दो अलग अलग एंटिटी है, लेकिन दोनों के बीच में एक संबंध है, समवाय। समवाय संबंध क्या करता है? क्लॉथ्स और क्लॉथ के कलर दोनों को अलग अलग बताने का काम करता है। लेकिन यह पेन है। पेन क्यों है? क्योंकि पेन पेन है। घरा घरा क्यों है? क्योंकि घरा में घरा है। इस संसार के सारे वस्तु या तो भेद संबंध से रहते हैं या भेद संबंध से रहते हैं। चर्चा करेंगे संबंध में, डिटेल में इसके बारे में। या ये वर्ल्ड स्विषयक है या निर्विषय, निर्विषय, विद कंटेंट, विदाउट कंटेंट। ज्ञान, ज्ञान ऑफ वॉट? पेन का ज्ञान। पेन क्या हो गया? विषय। ज्ञान जो है हमेशा विषय के साथ होगा। इच्छा, वृत्ति, ये सब सविषयक पदार्थ है, सविषयक है। इसके अलावा वर्ल्ड साकार और निराकार। आपको मैंने बताया कि हमारे यहां ज्ञान निराकार है। आकार कहां है? जगत में आकार है। और जब ये पेन, मान लीजिए पेन है, और इस पेन को जब मैं जानता हूं, तो यह पेन जब मेरे ज्ञान का विषय बनता है, तो ये आकार ज्ञान का नहीं होता, कंटेंट का होता। इसी तरह से ज्ञान के दो भेद है, सविकल्पक और निर्विकल्पक। सविकल्पक और निर्विकल्पक। अब प्रश्न यहां है ये कि हमें ध्यान रखना होगा कि सविकल्पक ज्ञान जो है वो विशिष्ट ज्ञान भी कहते हैं उसको। सविकल्पक ज्ञान को विशिष्ट ज्ञान भी कहते हैं, विशिष्ट ज्ञान भी कहते हैं। हम जो कुछ भी भाषा में व्यक्त करते हैं, जो कुछ भी भाषा में कहते हैं, हम केवल सविकल्पक ज्ञान को कह सकते हैं, निर्विकल्पक ज्ञान को नहीं कह सकते। क्योंकि विशिष्ट ज्ञान है। और विशिष्ट ज्ञान का स्ट्रक्चर कैसा होता है? मैं कहता हूं घट। जब मैं घट कहता हूं तो घट का मतलब है घटत्व, घट। जब इस तरह का स्ट्रक्चर हो, यहां देखिए
घटत्व विशेषण है, घट विशेष्य है, और इन दोनों के बीच एक संबंध है। घट कैसा है? घटत्व विशेषण वाला है। तो घट क्या हो गया? विशिष्ट ज्ञान हो गया। इसीलिए जो घट का ज्ञान है ये सविकल्पक ज्ञान है। इस ज्ञान को अगर मैं कहूं तो कैसा ज्ञान है? घटत्व विशेषण वाला, समवाय संबंध वाला, घट विशेष्य वाला। इसको मैं घटत्व प्रकार का मतलब है विशेषण, विशेषण घटत्व प्रकारकम। कैसा ज्ञान है? तो घटत्व प्रकारकम। समवाय जब ज्ञान की अवस्था में होता है तो संबंध को बोलते हैं संसर्ग, समवाय संसर्गकम। घट विशेष्यकम ज्ञानम। तो घटत्व प्रकारकम, समवाय संसर्गकम, घट विशेष्यकम ज्ञानम। जब ऐसा होगा, क्लियर होगा, पूरा बिल्कुल स्ट्रक्चर क्लियर होगा। देखिए यहां देखिए स्ट्रक्चर क्लियर कि घटत्व जो है वो विशेषण है, समवाय संबंध है, और घट विशेष्य है। तो जब ये घट का ज्ञान कैसा ज्ञान है? विशेषण वाला है। और चूंकि घट का ज्ञान विशेषण वाला है, इसका मतलब क्या है कि ये विशिष्ट ज्ञान है। और चूंकि ये विशिष्ट ज्ञान है, इसीलिए इसको हम भाषा में कह सकते। क्यों? कि घटत्व अगर नहीं होगा इसको हम भाषा में कह ही नहीं पाएंगे, क्योंकि भाषा का आधार क्या है? यही तो है, धर्म तो है। तो सविकल्पक ज्ञान को ही केवल हम भाषा में व्यक्त कर सकते हैं, निर्विकल्पक ज्ञान को भाषा में व्यक्त करना संभव नहीं है। सविकल्पक का मतलब क्या है? स का मतलब साथ, विकल्प मतलब विशेषण, विशेषण के साथ। यहां विकल्प का विशेषण समझ सकते हैं, विशेषण के रूप में हम ग्रहण कर सकते हैं। विशेषणम सहितम ज्ञानम विशिष्ट। तो क्या विशिष्ट ज्ञान का मतलब क्या हो गया? विशेषणम सहितम ज्ञान। अब देखिए ये जो घट का ज्ञान है ये विशिष्ट ज्ञान है। क्यों? क्योंकि घट का ज्ञान मुझे जब होता है तो घटत्व के साथ हो रहा है, इसीलिए यह विशिष्ट ज्ञान है। अब जब हम कहते हैं घटः, मान लीजिए मैं कहता हूं घटः। अब घटः कहने का मतलब, जब घटः मैंने कहा, घटः पद का प्रयोग किया, घटः कहने का मतलब है कि किस प्रकार का ज्ञान उत्पन्न हुआ घटः कहने से। तो घटः कहने से जो मुझे ज्ञान उत्पन्न हुआ वो इस प्रकार का ज्ञान उत्पन्न हुआ, घटत्व प्रकारकम, समवाय संसर्गकम, घट विशेष्यकम ज्ञानम। ये न्याय दर्शन के अनुसार होता है। लेकिन अगर मीमांसा की बात मैं करूं तो मीमांसा में घटः कहने से केवल घटत्व जाति का बोध होता है, ऐसा ज्ञान नहीं होता। न्याय में जाति विशिष्ट व्यक्ति का बोध, जाति विशिष्ट व्यक्ति का बोध होता है। और संबंध का इंपॉर्टेंस ये है, अगर ये संबंध न रहे, अगर ये संबंध न रहे तो घटत्व और घट के बीच जब कोई संबंध रहेगा ही नहीं तो कौन बनेगा विशेषण और कौन बनेगा विशेष्य? चूंकि यह घटत्व घट का विशेषण है, जब घट विशेष्य है तब यह विशेषण है, जब यह विशेष्य है तब यह विशेषण है, और जब यह विशेषण है तब यह विशेष्य है। दोनों एक दूसरे पर आधारित है, इसीलिए संबंध की भी आवश्यकता है। यहां हमने देखा कि अब तक कितने जोड़े का चर्चा हम लोगों ने किया। धर्म धर्मी, आधार आधेय, विशेष्य विशेषण विशेष्य, और इन सब के बीच संबंधों का होना बहुत आवश्यक है। मेरे हाथ में कलम है, यह कलम धर्म है और मैं इसका धर्मी हूं, लेकिन अगर मैं इस कलम को नीचे रख दूं तो क्या मेरा धर्म बनेगा? ये नहीं। जैसे ही कलम को मैं हाथ में लेता हूं
कि कलम और मेरे बीच में एक संबंध आता है और वही संबंध मुझे धर्मी बनाता है और इसको धर्म बनाता है। टेबल यहां है और मोबाइल को मैं वहां रख दूं तो मोबाइल टेबल का विशेषण नहीं, मोबाइल टेबल का विशेषण नहीं बन पाएगा। इसीलिए हम इसको ऐसे कहें, धर्म धर्मिन, आधेय आधार, विशेषण विशेष, R1 संबंध। अब देखिए कि यह है धर्म है विशेषण और यह है विशेष्य। यह है विशेष्य और यह है विशेषण। विशेष्य का मतलब क्या है? विशेष्य का मतलब है विशेषण विशिष्ट। विशेष्य का मतलब ही है विशेषण विशिष्ट। और यह जो विशेषण से विशिष्ट है, ये विशेष्य जो विशेषण से विशिष्ट है, उसको स्पष्ट कौन करता है? ये संबंध। ऐसे ही जो ये आधार है और ये आधेय है, इस आधार और आधेय को स्पष्ट कौन करता है? संबंध। धर्म और धर्मी को स्पष्ट कौन करता है? संबंध। धर्मी को स्पष्ट करने के लिए धर्म की अपेक्षा है और धर्म को स्पष्ट करने के लिए धर्मी की अपेक्षा है। आधार को स्पष्ट करने के लिए आधेय को की स्पष्ट आवश्यकता है और आधेय को स्पष्ट करने के लिए आधार की आवश्यकता है। विशेषण को स्पष्ट करने के लिए विशेष की आवश्यकता है और विशेष को स्पष्ट करने के लिए विशेषण की आवश्यकता है। इसीलिए ये परस्पर सापेक्षतया रिलेटिव एक दूसरे को स्पष्ट करते हैं। इसमें एक दूसरे को दूसरे की अपेक्षा है। कुछ भी किसी को हम धर्म बोले, पुस्तक है मेरे हाथ में, पुस्तक धर्म हो गया। पुस्तक धर्म है किसका? मेरे हाथ का। मैं धर्म हूं किसका? चेयर का। तो जैसे धर्म की बात मैं करता हूं, विशेषण की बात करता हूं, आधेय की बात करता हूं, किसका? स्वयं ही प्रश्न आता है। इसीलिए धर्मी के लिए धर्म की आवश्यकता है, आधार के लिए आधेय की आवश्यकता है, विशेषण के लिए विशेष की आवश्यकता है। अब प्रश्न हम लोगों ने जो कल चर्चा की, जाति और अखंडोपाधि के बारे में कल हम लोग चर्चा कर रहे थे। जैसे हम घट शब्द का प्रयोग करते हैं, घट शब्द का प्रयोग करते हैं, घटः। हम प्रयोग करते हैं गौ, गाय शब्द का प्रयोग करते हैं। जब मैं गो कहता हूं इसका मतलब क्या है? गोत्व, विशिष्ट गो। घट शब्द का मैं प्रयोग करता हूं उसका मतलब क्या है? घटत्व, विशिष्ट घट। इतना ही समझेंगे, क्योंकि जो घट पद है, घट पद कहने से, घट पद जब मैं कहूंगा तो यह तीनों, ये जो पूरा घटत्व विशिष्ट घट, घट पद कहने से हमें यह प्रतीति होगी। गो शब्द जब मैं प्रयोग करूंगा, जब इस शब्द का मैं प्रयोग करूंगा तो गोत्व विशिष्ट गो, इसका मुझे ज्ञान होगा, इसका मुझे ज्ञान होगा। जब मैं घट कहूंगा तो मुझे ऐसे स्ट्रक्चर का मुझे ज्ञान होगा, ऐसा ज्ञान होगा। जब मैं गो कहूंगा तो मुझे इस प्रकार का ज्ञान होगा, इस प्रकार का मुझे ज्ञान होगा। तो जो घटत्व पद है, ये जो घटत्व है, ये घटत्व पद
के, जब मैं घट शब्द कहता हूं, जब घट पद कहता हूं, जब मैं घट पद कहता हूं तो मुझे घटत्व के साथ घट का बोध होगा। तो घटत्व पद घट पद के अर्थ में प्रतीत होगा। लेकिन यह जो घटत्व है, इस घटत्व के लिए मुझे किसी विशेषण की आवश्यकता नहीं होगी। इससे ऊपर मुझे विशेषण की आवश्यकता नहीं होगी। जब मैं गो शब्द कहता हूं तो मुझे इससे ऊपर किसी की आवश्यकता नहीं होगी। अर्थात जब मैं कोई पद कहता हूं तो वह पद विशेषण के साथ मुझे ज्ञान होगा। लेकिन यह तो विशिष्ट पद है, इसकी विशेषण की मुझे आवश्यकता है। लेकिन ये जो विशेषण है, इस विशेषण के विशेषण की मुझे आवश्यकता नहीं है। जब हम घट पद कहेंगे, जब घट पद हम कहते हैं तो घटक तो विशेषण है। तो जब मैं घट पद कहता हूं तो मुझे विशेषण के साथ विशेष्य का बोध होता है। लेकिन यहां मुझे विशेषण की विशेषण की आवश्यकता नहीं है। जब मैं गो कहता हूं तो मुझे गोत्व विशेषण के साथ गो विशेष्य का ज्ञान होना चाहिए। लेकिन मुझे जो गोत्व विशेषण है, इसके विशेषण की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर मैं ये कह दूं, अगर मैं कह दूं घटे घटत्वम, अगर मैं प्रयोग कर दूं भाषा में घटे घटत्वम, अब जब मैंने घटत्व शब्द का प्रयोग कर दिया, घटत्व पद का प्रयोग कर दिया, तो घटत्व पद का प्रयोग करते ही यह जो घटत्व पद है, यह पद अपने विशेषण के साथ आएगा। ये घटत्व क्या विशेष्य पद है ना, तो विशेष्य पद अपने विशेषण के आएगा और मुझे बने घटत्व के साथ जो है मुझे ऐसा ज्ञान होगा। तो प्रत्येक पद तब प्रयोग में आता है, जैसे मान लीजिए घट पद तब प्रयोग में आएगा, घट पद का तब हम प्रयोग करेंगे जब इसका जो प्रवृत्ति, घट पद के प्रवृत्ति का निमित्त क्या है, घटत्व, और इसका आधार क्या है, घट। तो घट पद का हम प्रयोग तब करते हैं जब इसके प्रवृत्ति का जो निमित्त है घटत्व, तो इसका ज्ञान हमें होता है। इसीलिए घट पद का जब मैं प्रयोग करता हूं तो घट पद अपने विशेषण के साथ में ज्ञान होता है। लेकिन यहां जो घटत्व है, इसकी विशेषण की मुझे आवश्यकता नहीं। ये बात ये कहते हैं। तो विशिष्ट ज्ञान जो है वो विशेषण की चूंकि सविकल्पक ज्ञान विशिष्ट ज्ञान है, सविकल्पक ज्ञान को भाषा में कह सकते हैं और सविकल्पक ज्ञान का स्ट्रक्चर होता है। तो जब भाषा में ज्ञान प्रतीत होता है, जब ज्ञान को भाषा में कहते हैं, जब ज्ञान भाषा में प्रतीत होती है, तब प्रवृत्ति निमित्त की आवश्यकता होती है। और वह जाति हो या उपाधि हो, कोई भी हो सकता है। लेकिन मैं कहूं पटह भाव, अब देखिए पटह भाव, क्लॉथ इज अ पॉजिटिव एंटिटी। यह दो पद है, पटत्व, पट शब्द है पटत्व, भाव शब्द है भावत्व। अब मुझे यह पटत्व की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, भावत्व की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पटत्व जाति है और भावत्व अखंडोपाधि है। तो अभी एक नियम कहेंगे, मैं इसको एक बार वाक्य को पढ़ूं फिर आपको स्पष्ट हो जाएगा। जातेह अखंडोपाधेश्च, जाति और अखंड उपाधि में प्रतीतो अनुल्लेखे निरवच्छिन्ना प्रतीति ही भवति। जाति और अखंडोपाधि, जैसे मैंने कहा
ये जाति है और ये खंडोपाधि है। कहा जातेह अखंडोपाधेश्च प्रतीतो अनुल्लेखे। अब यहां देखिए क्या उल्लेख है, पटः और भाव। यह पटत्व और भावत्व का उल्लेख नहीं है। ये जो है इसमें पटत्व और भावत्व का उल्लेख नहीं है, केवल पटः भाव का उल्लेख है। तो पटत्व जाति है और भावत्व अखंडोपाधि। तो कहा कि जब जाति और अखंडोपाधि में, पटत्व और भावत्व में, जब जाति और अखंडोपाधि में यह उल्लेख नहीं है, इसका उल्लेख नहीं है, तो इसीलिए यह जो है वो निरवच्छिन्न होगा। जाति और अखंडोपाधि का ज्ञान, पटः भाव है ना, पटः भाव, ये सेंटेंस है हमारे सामने। तो यह पटत्व और भावत्व इसका उल्लेख नहीं है, अर्थात जाति और अखंडोपाधि का उल्लेख नहीं है। तो जब जाति और अखंडोपाधि का ज्ञान में उल्लेख नहीं होता है, तब उसका ज्ञान कैसा होता है? विशेषण ज्ञान के बिना। अर्थात पटत्व का ज्ञान पटत्व के बिना होगा और भावत्व के बिना ही इसका ज्ञान होगा। चूंकि शब्द में उल्लेख नहीं है, इसीलिए इस विशेषण का ज्ञान इसके विशेषण के बिना होगा, ऐसा कह रहा है। जातेह अखंडोपाधेश्च प्रतीतो अनुल्लेखे निरवच्छिन्ना प्रतीतिः भवति। यथा पटो भावः इति प्रतीतौ पटत्वम, पटत्व क्या जाति, पटत्वम जातिः भावत्वम अखंडोपाधिश्च पट पदार्थ भाव पदार्थ अंतर्भावेन एव प्रतीयते, न तु शब्देन ते उल्लिखिते इति तयोः प्रतीतौ अत्र सविशेषणं भानं, किंतु पटत्वांसे भावत्वांसे च विशेषण भान रहितम एव निरवच्छिन्नम भानम जायते। पट का ज्ञान तो पटत्व से हो रहा है, विशेषण से। भावत्व का भावत्व विशेषण से भाव का ज्ञान हो रहा है, लेकिन इसका जो ज्ञान होगा वह निरवच्छिन्न होगा, बिना विशेषण के होगा, ऐसा कह। हाँ, यत्र तु, लेकिन जहां तयोः उल्लेखः, उसका उल्लेख हो जाए, प्रतीतिः अपि सावच्छिन्ना। लेकिन अगर मैं उल्लेख कर दूं, अगर मैं कह दूं कि पटत्वम भावत्वम, अगर मैं उल्लेख कर दिया, द्रव्ये पटत्वम भावत्वम, अगर मैं उल्लेख कर दूंगा तो ये हो गया विशेष्य। तो यहां विशेषण की आवश्यकता पड़ जाएगी। पटत्व भावत्व, यहां पट का उल्लेख है, यहां पटत्व का उल्लेख है। जिसका उल्लेख करेंगे, जिस पद का उल्लेख करेंगे, वह उस पद का विशेषण के साथ ज्ञान होगा। पटत्वम कहूंगा तो पटत्व विशेषण के साथ पटत्व विशेष्य का ज्ञान होगा। भावत्व कहूंगा तो भावत्व विशेषण के साथ इसका ज्ञान होगा, ऐसा कर। यथा अस्मिन् द्रव्ये भावत्वं पटत्वं चास्ति इत्यत्र पटत्वं भावत्वं च स्पष्टतः एव शब्देन उल्लिखितम्। पटत्व और भावत्व शब्द में स्पष्टतया उल्लेख है। तयोः अत्र यथाक्रमम्, इसीलिए क्रम से पटत्वत्वेन भावत्वत्वेन च सावच्छिन्ना। अगर सब पटत्व और भावत्व इसका शब्द में उल्लेख कर दूंगा तो यह इस विशेषण के साथ और यह इस विशेषण के साथ प्रतीति होगा, हमारे ज्ञान में आएगा। अतएव अब एक नियम बना दिया, मैक्सिम तैयार कर दिया। क्या? अनुलिख्यमान जाति अखंडोपाधि अतिरिक्त पदार्थानाम। अनुलिख्यमान, इसका उल्लेख नहीं हुआ है, इसका
जाति और उपाधि के अतिरिक्त, जाति और उपाधि के अतिरिक्त का उल्लेख नहीं हुआ है, क्या करेंगे? निरवच्छिन्न भानात् अभ्युपगम इति ग्रंथकृतिभिः सिद्धांतम्। ये कहते हैं कि वाक्य में, किसी वाक्य में अगर जाति और अखंडोपाधि का को छोड़कर, जैसे मैंने कहा घट, घटा में क्या हुआ? घटत्व और घट, इसमें मुझे ज्ञान किसका हुआ? इस घटत्व जाति के साथ घट का ज्ञान हुआ, ये सावच्छिन्न है। तो कहा कि वाक्य में अगर अनुलिखित जाति और अखंडोपाधि को छोड़कर सभी पदार्थों का ज्ञान विशेषण रहित स्वीकार करना चाहिए, विशेषण रहित ज्ञान स्वीकार नहीं करना चाहिए। भाई किसी पदार्थ में मैं जब उल्लेख कर रहा हूं तो जाति और अखंडोपाधि को छोड़कर सभी पदार्थों का ज्ञान जो मुझे होगा वह विशेषण के साथ होगा। केवल जाति और अखंडोपाधि का ज्ञान जो होगा वह विशेषण के बिना होगा, क्योंकि जाति और अखंडोपाधि स्वयं अपने आप में विशेषण है, इसीलिए अन्य विशेषण की आवश्यकता नहीं है। कल हम लोग संबंध की बात करेंगे। जी कुछ स्पष्ट हुआ? जी बताइए। हाँ चंदन जी, समझ में आया। धन्यवाद। पहली स्तर में विशेष से संबंध का उल्लेख होता है। दूसरी तरह दैट इज द घटत्व बोलने तरह उधर उल्लेख नहीं आप होता। सामान्य भाषा में समझिए। हाँ, मैं जो शब्द बोल रहा हूँ ना, उस शब्द का ज्ञान विशेषण के साथ हो, विशेषण के साथ। बस आ गया समझ में। जिसका उल्लेख नहीं है, उसको हम लोग जाति और उपाधि को छोड़कर अन्य का तो विशेषण लेंगे, लेकिन जाति अखंडोपाधि बोलते हैं उसको अखंडोपाधि बोलते हैं। जी हाँ चंदन जी, एक थोड़ा सा विषय मुझे ये हो सकता है कि मैं थोड़ा सा विलंब से भी रहा, मेरा जोड़ नहीं पाई थी शुरू से। जो आत्मा का आकार आपने बताया कि वो भिन्न हो जाता है, परमाणु में है आत्मा का आकार। आत्मा में विभू है ना? हाँ, लेकिन आपने कहा कि यदि वो परमाणु में है तो उसका आकार परमाणु का है। नहीं, ये सॉरी अगर मैं कहा हूं तो गलत कहा हूं। हाँ, मैंने कुछ ऐसा आया था कि मन की बात मैंने की थी कि मन का आकार परमाणु है, आत्मा विभू है। अगर मेरे मुंह से ऐसा कभी निकला है तो मैं क्षमा चाहता हूँ। नहीं, वो बात नहीं। मुझे लगा कि संभवतः इस विषय को मुझे थोड़ा नहीं, आत्मा का आकार परम विभू है हमारे यहाँ जी। मन का आकार परमाणु है, और अच्छा, मन जो है कनेक्टेड है इंद्रिय और आत्मा के बीच का कनेक्शन है जी, कनेक्शन करता है। इसीलिए जो इंद्रियां है ना हमारी, एक साथ कई सारा काम जब करते हैं तो हमें लग रहा होता है कि हम इस सारा काम एक साथ हो रहा है, ऐसा होता नहीं है। वो मन बहुत तेजी से, परमाणु आकार का बहुत तेजी से जुड़ता है आत्मा के साथ, आत्मा को जोड़ता है इंद्रिय के साथ, कभी चक्षु इंद्रिय के साथ, कभी रसनेंद्रिय के साथ, कभी घ्राण इंद्रिय के साथ, बहुत तेजी में जोड़ता है। हमें लगता है बहुत तेजी से हो रहा है, सारा काम एक साथ हो रहा है, एक साथ हो नहीं रहा है। वो चूंकि बहुत फास्टली करता है इसलिए पता नहीं चलता है। जी कुणाल जी। ठीक बात। सर, इसमें हमें पदार्थ विज्ञान में पढ़ाया गया था कि जो मन है उसको एग्जाम्पल दिया था जो आप बता रहे हैं। जैसे पत्तों का एक गुच्छा ले लें और उसमें से सुई एक बार में निकाल दें, तो ऐसा एग्जाम्पल दिया गया था।
उसमें यह समझ आता है कि एक पत्ते में से एक बार में सुई निकलेगी, फिर उससे अगले पत्ते से निकलेगी, फिर उससे अगले पत्ते से निकलेगी, लेकिन लगेगा ऐसा जैसे एक ही बार में निकलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही, यही बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया गया है। कल से हम लोग संबंध पढ़ेंगे, क्योंकि धर्म वाला हिस्सा जो है हमारा हो गया है। कल से हम लोग संबंध पढ़ेंगे, और संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण है इस दर्शन नव्य न्याय के लिए, क्योंकि संबंध के आधार पे पूरी जगत की व्याख्या करता है। तो तीन जो है ना, धर्म, धर्मी और संबंध। तो धर्म पढ़ चुके हम लोग, धर्म कितने प्रकार के होते हैं, सकंडोपाधि, खंडोपाधि और जाति। अब कल जो पढ़ेंगे हम लोग संबंध के बारे में पढ़ेंगे, संबंध कितने प्रकार के होते हैं। और चूंकि हमने देखा कि संबंध की कितनी आवश्यकता है, कि जब मैं घटा अस्थि कहता हूं तो घटा अस्थि, अगर मैंने कहा कि घटा अस्थि टेबल भूतले घटा अस्थि, तो संयोग संबंध से तो है, लेकिन समवाय से यहां नहीं है। तो बड़ा मजेदार है ये, संयोग संबंधेन घटा अस्थि समवाय नास्ति अत्र। समवाय से तो कपाल में रहता है, भूतल पे कैसे रहेगा। तो ये डेवलपमेंट है जिसकी वजह से बौद्ध से बात कर पाते हैं ये। अदरवाइज जैसे बोलते घटा अस्थि, तो बौद्ध कहता है घटा अस्थि, सब यहाँ तो भूतले घटा अस्थि, ये बात कर रहा है कपाल में, अब प्रॉब्लम हो जाती थी। इसीलिए संबंध की व्याख्या करेंगे बहुत डिटेल में, बहुत अच्छा व्याख्या संबंध के बारे में करेंगे। तो लोग कल मिलते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक्स सर, शुभ रात्रि। जी अमरदीप जी कुछ कह रहे हैं? स्पष्ट हो रहा है आप लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं है? यस सर। धन्यवाद चंद्र जी।